हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू कॉमर्स लीजेंड चैनल। सो आज के चैप्टर नंबर 2 का लास्ट लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग जो है कुछ क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं जो आपके बुक्स के एंडिंग में दिया हुआ है। सो आइए जो है ये क्वेश्चन आंसर देख के हम लोग ये चैप्टर को ख़त्म करते हैं, चैप्टर नंबर 2। आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग आंसर इन वन सेंटेंस ओनली देखेंगे पहले। सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? तो उसका आंसर है कि डबल एंट्री सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब कि डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि ये एक साइंटिफिक मेथड है रिकॉर्ड करने का सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम लोग इसमें रिकॉर्ड करते हैं और ये एक साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड का मतलब होता है कि आप जो है कहीं पर भी जो है डबल एंट्री सिस्टम को अगर जो फॉलो करोगे तो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन जो है सब जगह सेम ही है, कहीं पे भी चेंज नहीं है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज अ साइंटिफिक मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, व्हाट इज एन अकाउंट। अकाउंट का मतलब क्या होता है? An account is a summarized record of transactions relating to a particular person, assets, liabilities, particular head of expenses or income records at one place. In short, accounts का मतलब क्या होता है कि accounts का मतलब ये होता है कि जो हम लोग डे टू डे बिजनेस ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग जो है उसका एक अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि अगर जो आप किसी पर्सन के साथ बिजनेस कर रहे हो तो उसके नाम पर आप एक अकाउंट बना देंगे, मिस्टर एक्स वाई जेड। आपने कोई एसेट्स परचेज किया तो उस एसेट्स में क्या क्या एडिशंस हुआ, क्या क्या सब्ट्रैक्शंस हुआ, क्या क्या रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हुआ, उसके लिए आप एक पेज बना देते हो एसेट्स का, तो उसी को हम लोग अकाउंट्स बोलते हैं। देन लायबिलिटी, पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंसेस। अगर जो सपोज आपके बिजनेस में कुछ एक्सपेंसेस है हो रहा है तो उस एक्सपेंसेस के नाम पे एक अकाउंट बना देना, जैसे कि कन्वेंस एक्सपेंसेस अकाउंट, ठीक है। देन सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट, ऐसे अलग अलग हेड बना देना, उसी को हम लोग अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, इनकम रिकॉर्ड या फिर इनकम रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। तो अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हम लोग जो है प्रैक्टिकली कैसे करते हैं हम लोग कि हम लोग सब्जेक्ट वाइज जो है बुक्स बनाते हैं ना, वैसे अकाउंट्स में जो है जो है पर्टिकुलर हेड वाइज एक्सपेंसेस के या इनकम के हेड वाइज या फिर जो लाइबिलिटी है एसेट्स है उसके हिसाब से जो है हर एक पेज पे एक पर्टिकुलर अकाउंट्स क्रिएट कर देना और उससे रिलेटेड जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसी पेज पे रिकॉर्ड करना, उसी को अकाउंट बोलते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द मीनिंग ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब क्या होता है? अ सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग records only cash books and personal accounts and thus does not provide any accurate information about the financial position of a business। मतलब क्या, सिंगल एंट्री सिस्टम जो है ये वो सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग सिर्फ कैश बुक्स एंड पर्सनल अकाउंट से रिकॉर्ड करते हैं एंड डज नॉट, और इस कारण से ये प्रोवाइड नहीं करता है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। आपने खाली कैश, पैसा आया पैसा गया, वही आपने रिकॉर्ड किया, ठीक है, बट पैसा क्यों आया, क्या परचेज किया था, पैसा गया तो क्यों गया, ठीक है, वो सब चीज़ें आप जब रिकॉर्ड नहीं करते हो, खाली मनी जो है जो ऐड हो रहा है जा रहा है वही आप लिख रहे हैं, लेकिन वो क्यों जा रहा है, बिकॉज ऑफ व्हाट रीज़न, वो सब आप लिखेंगे नहीं। तो उसको हम लोग जो है सिंगल एंट्री सिस्टम बोलते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स बोले तो जो प्रोपराइटर है, ठीक है, वो बिजनेस में क्या लाया क्या लेके गया उसी को रिकॉर्ड करना एंड डज नॉट प्रोवाइड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। जबकि बिजनेस में जो है पर्सनल अकाउंट और केसबुक के अलावा और भी बहुत कुछ चीज़ें होती है, एक्सपेंसेस होते हैं, इनकम होते हैं, परचेस होता है, सेल्स होता है, तो वो भी तो रिकॉर्ड करना चाहिए आपको बिजनेस में। ठीक है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम में वो सब नहीं होता है। ओके, तो ये जो है मीनिंग है सिंगल एंट्री सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, व्हाट इज पर्सनल अकाउंट। Personal account represents
accounts relating to individual human beings, the artificial person or accounts of certain person or group of persons in business dealing. आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब होता है अकाउंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन एक्सेट्रा विच इज क्रिएटेड बाय लॉ। मतलब कि आर्टिफिशियल पर्सन जो कि नेचुरल नहीं होता है, वो क्रिएटेड होता है बाय लॉ। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी बैंक, कोई भी एसोसिएशन, ये सब जो है लॉ के द्वारा ही क्रिएट होता है, उसका नेचुरल बर्थ नहीं होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पर्सनल अकाउंट्स बोलेंगे। ओके, सो इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग जो है वो भी पर्सनल अकाउंट्स में आता है क्योंकि वो नेचुरल पर्सन है। उसके बाद आर्टिफिशियल पर्सन्स आते हैं जो कि क्रिएटेड बाय लॉ होते हैं, या फिर अकाउंट्स ऑफ सर्टेन पर्सन्स और ग्रुप ऑफ पर्सन। ग्रुप ऑफ पर्सन्स का मतलब क्या होता है कि आप लोग जो है बिजनेसमैन जो है कई सारे लोगों के साथ बिजनेस कर रहा है। ठीक है, तो उन सारे लोगों को रिप्रेजेंट करने के लिए एक ग्रुप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स। तो सन्ड्री डेटर्स क्या कर रहा है? ये नेचुरल पर्सन के ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए उस सन्ड्री डेटर्स को भी हम लोग पर्सनल ग्रुप, पर्सनल अकाउंट्स में ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, स्टेट द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट। आपको फिफ्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि रूल बताइए। एज पर गोल्डन रूल का ये जो तीसरा रूल है, रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज एज फॉलोज, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मतलब कि बिजनेस के अंदर जो भी खर्चा होगा, जो भी लॉसेस होगा, उसको हम डेबिट करेंगे अकॉर्डिंग टू नॉमिनल अकाउंट्स। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, मतलब कि जो भी बिजनेस के अंदर इनकम होगा, गेन होगा, फायदा होगा, उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। ओके, सिंपल सा रूल है ये। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स का मतलब क्या होता है? जिसको आप जो है देख जिसको आप जो है टच नहीं कर सकते हो, जो कि आपको दिखाई नहीं देता है। ठीक है, सो एग्जांपल्स ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स आर एज फॉलोज। जैसे गुडविल जो है, इसको आप मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हो, बट गुडविल को जो है आप देख नहीं सकते हो। पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारे ऐसी चीजें हैं जिसका इन टर्म्स ऑफ मनी में गुडविल होता है। जैसे कि कोई भी कंपनी का गुडविल जो है वो इन टर्म्स ऑफ मनी में आप बोल सकते हो। अगर बहुत ही रेपुटेड कंपनी है, ठीक है, जैसे कि टाटा कंपनी है, देन रिलायंस है, तो इनका गुडविल जो है वो मनी के टर्म्स में आप बता सकते हो। जबकि गुडविल का कोई रूप रंग और कोई पर्टिकुलर बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए इसको हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। ठीक है, पेटेंट्स, ठीक है, कॉपीराइट। तो ये पेटेंट्स और कॉपीराइट्स क्या होता है? ये लीगल राइट्स होता है, एक लीगल अथॉरिटी होती है। ठीक है, तो लीगल अथॉरिटी के मुताबिक जो है जिसके पास कॉपीराइट्स का सर्टिफिकेट है, वो जो है अपने प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट को वो बेच सकता है कॉपीराइट के मुताबिक, पेटेंट्स के मुताबिक। ठीक है, बहुत सारे प्रोडक्ट में आप लोग देखते हैं रजिस्टर प्रोडक्ट के वहाँ पे सर्कल में आर लिखा रहता है, मतलब रजिस्टर्ड है वो। ठीक है, कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। देन ट्रेडमार्क के बारे में, ट्रेडमार्क भी जो है ये प्रोटेक्टेड बाय लीगल होता है। सो इसकी भी बहुत मनी, इन टर्म्स ऑफ मनी में वैल्यू होती है, क्योंकि आप किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट, किसी भी कंपनी का कोई भी चीज़ आप जो है अपने प्रोडक्ट के साथ ऐड नहीं कर सकते हो। सो दैट्स वाई ये सब जो है एसेट्स तो है, लेकिन ये इंटेंजिबल एसेट्स है। ओके, इंटेंजिबल एसेट्स इसलिए है क्योंकि हम इसको देख नहीं सकते हैं। ओके, बाकी ये सारी चीज़ें जो है एसेट्स है। ओके, अगर जो आपके पास कॉपीराइट्स है तो ही आप किसी की भी चीज़ों को जो है यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने कंटेंट्स में उसको यूज़ नहीं कर सकते। आप अपने प्रोडक्ट में उस कंपनी के प्रोडक्ट का फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर यूज़ करना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो भी कंपनी के पास कॉपीराइट्स होता है, या पेटेंट्स के राइट्स होते हैं, या ट्रेडमार्क के, तो वो लोग उन लोगों के लिए जो है ये सब क्या है? एसेट्स है। ठीक है, क्योंकि वो लोग जो है जब किसी और को कॉपीराइट्स देंगे तो उनको इसके बदले में पैसा मिलता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द मीनिंग ऑफ रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स का मीनिंग क्या है?
Accounts represents assets and properties owned by the business having monetary value are known as real account. Accounts जो रिप्रेजेंट करता है एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज को ओन्ड बाय द बिजनेस, ठीक है। बिजनेस के अंदर जो भी ओनर का एसेट्स है, प्रॉपर्टीज है, ठीक है, तो इसको हम लोग, और उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है तो इसको हम लोग रियल अकाउंट बोलते हैं। तो रियल अकाउंट का मतलब होता है कि जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, ठीक है, और उसका जो है मॉनेटरी वैल्यू होता है। मॉनेटरी वैल्यू का मतलब होता है कि आप मार्केट में उसको सेल करेंगे तो उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। सो ये रियल अकाउंट, इसी को रियल अकाउंट बोलते हैं। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ इनकम एंड गेन्स। इनकम और गेन्स जो बिजनेस में होता है उसके दो एग्जांपल्स बताइए। एग्जांपल्स ऑफ इनकम एंड गेन्स आर डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, रेंट रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। अगर जो आपको कहीं कोई प्रोडक्ट कंपनी खरीदी करती है उसको डिस्काउंट मिलता है, सो इट इज़ अ गेन, इट इज़ अ इनकम फॉर द कंपनी। कंपनी के पास कोई प्रॉपर्टी है और वो रेंट पे दे देती है तो उसके बदले में उसको रेंट मिलता है, रेंट रिसीव्ड होता है, सो अगेन इट इज़ अ इनकम एंड गेन्स। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कंपनी अगर जो कोई फर्नीचर, कोई प्रोडक्ट जो है सेल करती है और उसके ऊपर उसको प्रॉफिट हो गया, ठीक है, 10 रुपये की चीज़ को 7 रुपये में बेचा तो 2 रुपया प्रॉफिट हुआ, तो इट इज़ अ एग्जाम्पल्स ऑफ इनकम एंड गेन्स। स्टेट द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट्स का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब कि जो रिसीव करेगा उसको हम ऑलवेज डेबिट करते हैं और जो हमेशा देता है उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं, ठीक है। हाउ मेनी मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर देयर। सो दो ही मेथड है, एक है इंडियन सिस्टम एंड इंग्लिश सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। राइट वन वर्ड, term or phrase which can be substitute each of the following statement। तो पहला स्टेटमेंट है मेथड ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस, तो उसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। बोथ एस्पेक्ट्स बोले तो जो कि डेबिट भी रिकॉर्ड करता है और क्रेडिट भी रिकॉर्ड करता है। मतलब कि अगर जो बिजनेस में पैसा आया तो उसके बदले में आपने क्या बेचा होगा जो आपको पैसा आया, ठीक है। सो ये इसको बोलते हैं बोथ आस्पेक्ट, मतलब किसके अंदर दोनों आस्पेक्ट आ गया, बिजनेस में पैसा भी आया और वो आया तो क्यों आया, क्योंकि आपने सेल किया प्रोडक्ट को। सो इट इज अ डबल एंट्री सिस्टम इस टर्म्स के लिए है। राइट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट, जो राइट हैंड साइड होता है अकाउंट्स का उसको हम लोग ऑलवेज जो है क्रेडिट साइड कहते हैं, दैट मीन्स माइनस। नेम ऑफ द अकाउंट विच इज डेबिटेड व्हेन प्रोप्राइटर uses business money for personal use, ठीक है। तो ऐसे अकाउंट्स को हम लोग जो है ड्राइंग्स बोलते हैं। ड्राइंग का मतलब ये होता है कि जब भी प्रोप्राइटर, बिजनेस का ओनर, बिजनेस में कुछ भी पैसा खर्च करता है, ठीक है, अपने खुद के यूज़ के लिए, ठीक है, तो उस खर्च को हम लोग जो है ऑलवेज ड्राइंग अकाउंट में लिखते हैं और उसी को ड्राइंग अकाउंट कहा जाता है। तो ड्राइंग अकाउंट जो होता है पर्सनल एक्सपेंसेस, मतलब कि बिजनेसमैन जो है खुद के लिए कुछ खर्च करेगा जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग ऑलवेज इस चीज़ों को ड्राइंग अकाउंट में लिखते हैं और इसके लिए यहाँ पे जो है ड्राइंग अकाउंट यूज़ किया जाता है। अकाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज। सो बिजनेस के अंदर जो भी एसेट्स है, प्रॉपर्टीज है, उसे आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, दैट्स व्हाई इट इज अ रियल अकाउंट। अकाउंट्स ऑफ एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन्स, इसे हम लोग जो है नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। जो भी एक्सपेंसेस होता है बिजनेस के अंदर या लॉस होता है या फिर इनकम एंड गेन्स होगा बिजनेस के अंदर, सो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ओके, एज पर द रूल ऑफ गोल्डन रूल्स। नेक्स्ट है लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन अकाउंट। जो लेफ्ट हैंड साइड होता है अकाउंट्स के अंदर उसको हम लोग डेबिट साइड बोलते हैं। ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में स्टडी की हुई है पहले के लेक्चर्स में, सो स्टूडेंट्स आप लोग पहले के लेक्चर्स जरूर देखना। देन सेवंथ, द एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन, टच और फेल्ट, तो उसको हम लोग जो है इंटेंजिबल एसेट्स बोलेंगे। जिस एसेट्स को आप देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो या फिर फेल्ट नहीं कर सकते हो, जैसे कि
कोई भी कंपनी का जो गुडविल होता है, दैट मीन्स रेपुटेशंस, ठीक है, बोलते हैं ना ये कंपनी बहुत ही रेपुटेटेड है, ठीक है। सो रेपुटेशन का कोई पर्टिकुलर इमेज नहीं होता है, कोई पर्टिकुलर रूप रंग नहीं होता है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर डिज़ाइन नहीं होता है, बट फिर भी वो जो है रेपुटेशन, जो गुडविल है कंपनी का, वो उसकी वैल्यू होती है मार्केट में। तो उसके लिए जो है उसको हम लोग इंटेंजिबल एसेट्स के इसमें लेते हैं। ओके, persons who invented the double entry system, so लुका डी बार्गो पिसोली करके दिया हुआ है आपके बुक्स के अंदर। नेक्स्ट, इनकम्प्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन जो है सिंगल एंट्री सिस्टम आता है, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम को इनकम्प्लीट इसलिए बोलते हैं कि जैसे कि आपके बिजनेस में अगर जो कैश आया है बिकॉज ऑफ आपने कुछ प्रोडक्ट सेल किया होगा, दैट्स वाई कैश आया आपको। सो कैश आने से जो है कैश अकाउंट जो है डेबिट होगा, और सेल आपने किया मतलब कंपनी का प्रोडक्ट गया तो क्रेडिट होता है, क्योंकि क्रेडिट वर्ड क्योंकि सेल आप करेंगे प्रोडक्ट को तो प्रोडक्ट रियल अकाउंट में आता है, ठीक है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि ये सब चीज़ें नहीं देखी जाती है, वहाँ पे आपने सेल किया, पैसा आया और लिख लिया बुक्स में, ठीक है। सो आपने क्या प्रोडक्ट सेल किया, कितना सेल किया, वो सब रिकॉर्ड नहीं होता है सिंगल एंट्री सिस्टम में, ठीक है। इसलिए इसको हम लोग जो है इनकम्प्लीट सिस्टम और रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। साइंटिफिक सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हम लोग डबल एंट्री सिस्टम बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर अगर जो आपके बिजनेस में कैश आता है तो सामने आपने जो भी प्रोडक्ट सेल किया है उसको भी आप लिखेंगे बुक्स के अंदर, रिकॉर्ड करेंगे। दैट्स वाई ये ज़्यादा साइंटिफिक सिस्टम है रिकॉर्डिंग करने का, तो इसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं। इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 10th नवंबर, ठीक है, जैसे बहुत सारे डे मनाया जाता है वर्ल्ड में, ठीक है, वैसे ही जो है हमारा अकाउंटिंग का भी डे मनाया जाता है जिसको हम लोग 10th नवंबर को सेलिब्रेट करते हैं। कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज इंडियन सिस्टम, ठीक है। एवरी डेबिट हैज करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, अगर जो बिजनेस में कुछ आया है तो उसके बदले में कुछ गया भी होगा, ठीक है। ओके, तो जैसे आपके बिजनेस में आपने पैसा लाया तो उसके सामने से क्या गया होगा, प्रोडक्ट बेचा होगा आपने तो प्रोडक्ट गया होगा, इसलिए एवरी डेबिट, ठीक है, अगर जो कुछ भी डेबिट हुआ तो उसको हम लोग उसका करस्पॉन्डिंग क्रेडिट भी होता है, मतलब प्लस होगा तो माइनस भी होगा, ठीक है। राधा अकाउंट इज टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट, ठीक है, राधा जो है ये एक पर्सनल अकाउंट है। क्यों भाई पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि ये नेचुरल पर्सन है, ठीक है, राधा इज अ नेचुरल पर्सन, नेचुरल इंडिविजुअल, ठीक है, इसलिए हम इसको पर्सनल अकाउंट्स में लेंगे। मशीनरी अकाउंट्स को रियल अकाउंट में इसलिए लेंगे क्योंकि मशीनरी को हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, और वो जो है नेचुरल पर्सन में नहीं आता है, ठीक है, इसलिए मशीनरी को हम लोग रियल अकाउंट्स में लेंगे। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, गुडविल क्या है, यह एक इंटेंजिबल एसेट्स है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, क्योंकि गुडविल का कोई रूप रंग कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, उसका मॉनिटरी वैल्यू होता है। कंपनी काफ़ी रेपुटेटेड है तो उसका गुडविल इन टर्म्स ऑफ मनी में जो है मिलियंस में होगा। ओके, प्रीपेड एक्सपेंसेस इज द पर्सनल अकाउंट, पहले तो समझ लो कि प्रीपेड क्या होता है। प्रीपेड का मतलब ये होता है कि जो पैसा अभी आपने भर दिया एडवांस में लेकिन वो ड्यू नहीं था, जैसे कि हम लोग जो है मोबाइल को रिचार्ज करते हैं 30 दिन के लिए, 28 दिन के लिए, जबकि वो 28 दिन जो है धीरे धीरे एक एक दिन कम होते जाता है इन फ्यूचर में। सो पैसा तो आपको पूरा एक साथ ही भरना पड़ता है, सो इट इज़ अ प्रीपेड एक्सपेंसेस। ओके, और प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है पर्सनल अकाउंट में आएगा। क्यों आएगा भाई प्रीपेड एक्सपेंसेस पर्सनल अकाउंट में, क्योंकि अभी तक जो एक्सपेंसेस आपने किया है प्रीपेड को, ये जो है जिस भी पर्सन को आपने ये पैसा दिया है, अगर जो आपने वो सर्विस स्टॉप कर दिया तो आप बोलेंगे ना कि मैंने आपको एडवांस में पैसा दिया था बट अब मैं आपका सर्विस यूज़ नहीं करूँगा तो मुझे मेरा पैसा वापस दो, ठीक है। सो पैसा आप दोगे किसको, नेचुरल पर्सन को ही दोगे, या ठीक है, या फिर क्रिएटेड बाय लॉ जो होता है, तो ये सभी लोग जो है पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं, इसलिए प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम लोग पर्सनल अकाउंट्स में लिखेंगे।
डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये भी पर्सनल अकाउंट्स का रूल है, ठीक है। देन डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट्स का रूल है, इसलिए यहाँ पे गोज आउट आएगा। देन डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये भी नॉमिनल अकाउंट्स का रूल है। नॉमिनल अकाउंट्स में जो भी डेबिट होगा उसको हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंसेस मिलेंगे, और जो भी क्रेडिट होगा उसको इनकम एंड गेन्स मिलेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 4 में हम ट्रू एंड फॉल्स देखेंगे विद रीजन। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज अ नॉमिनल अकाउंट, फॉल्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है नॉमिनल अकाउंट नहीं है, क्यों? पहले तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को समझते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि ऐसे एक्सपेंसेस जो कि खर्चा तो हो चुका है बट अभी तक आपने उसको पेड नहीं किया। जैसे कि करंट मंथ में आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया बट उसको पेमेंट आप जो है नेक्स्ट मंथ में जब बिल आएगा तभी आप करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट मंथ में बिल भी आ गया इलेक्ट्रिसिटी का, फिर भी आपने पे नहीं किया। सो एक्सपेंसेस तो ऑलरेडी इंकर्ड हो चुका है, ठीक है, बट आपने पेड नहीं किया। सो दैट्स वाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है इज अ नॉमिनल अकाउंट नहीं, ये नॉमिनल अकाउंट नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आता है और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स आता है। यहाँ पे तो एक्सपेंसेस आपने अभी तक पे ही नहीं किया है, ठीक है। सो ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग जो है पर्सनल अकाउंट्स में लेके जाते हैं, ठीक है। और रीज़न लिखा गया है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इज अ पर्सनल अकाउंट। सो इलेक्ट्रिसिटी अभी भी आपको आप पे करने का बाकी है, जो कि ऑलरेडी आपको आपने यूज़ कर लिया है। तो इलेक्ट्रिसिटी पे किसको करोगे? एमएसईबी को, ठीक है, अडानी ग्रुप को पे करोगे, ठीक है। सो इनका नाम आप बुक्स के अंदर लिखोगे तो अडानी ग्रुप, एमएसईबी, ठीक है, रिलायंस पावर सप्लाई। देन ये सब क्या है, ये सब पर्सनल अकाउंट्स में ही आते हैं जिसको कि हमने क्रिएटेड बाय लॉ है, ठीक है, जो कि क्रिएटेड बाय लॉ है। इसलिए जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट्स में लेते हैं। इट इज़ नॉट अ नॉमिनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, नहीं भाई, कैपिटल अकाउंट जो है रियल अकाउंट नहीं है। क्यों? क्योंकि कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो बिजनेसमैन पैसा लेके आता है बिजनेस के अंदर, उसको हम लोग कैपिटल अकाउंट बोलते हैं, ठीक है। तो बिजनेसमैन कौन है? बिजनेसमैन ये जो है एक नेचुरल पर्सन है और उसको हम लोग पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में लेते हैं, ठीक है। एवरी डेबिट हैज इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट, हर एक डेबिट का जो है इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग क्रेडिट होता है, ट्रू। क्योंकि अगर जो 10,000 रुपये आपके बिजनेस में आया तो सेम उतना ही अमाउंट का आपने कोई प्रोडक्ट बेचा भी होगा, ठीक है। तो एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू इफेक्ट्स के कारण जो है डेबिट और क्रेडिट जो है इक्वल अमाउंट का होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ नॉमिनल अकाउंट, ट्रू। डिस्काउंट रिसीव्ड इज अ गेन, अगर जो आपके बिजनेस में सपोज डिस्काउंट मिलता है तो बिजनेसमैन के लिए क्या हो गया, गेन हो गया कंपनी के लिए। earned by the business at the time of purchase, hence it is a nominal account। nominal account का रूल क्या है, credit all the income and gains, ठीक है। तो गेन जो है नॉमिनल अकाउंट में ही आता है, दैट्स व्हाई इट इज अ ट्रू। ड्राइंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, फॉल्स। क्यों भाई, ड्राइंग अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में क्यों नहीं लेंगे? ड्राइंग का मतलब क्या होता है कि ऐसा कुछ खर्चा जो कि बिजनेसमैन अपने खुद के लिए करता है बट वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि घर का इलेक्ट्रिसिटी का बिल भर दिया, घर के लिए कुछ साग सब्जी खरीद ली कंपनी के पैसे से। सो इट इज़ नॉट अ नॉमिनल अकाउंट, इट इज़ नॉट अ नॉमिनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि वो उसका पर्सनल एक्सपेंसेस है, ठीक है, इसका बिजनेस से कोई रिलेशंस नहीं है, दैट्स वाई इसको हम लोग जो है नॉमिनल अकाउंट्स में नहीं लेंगे। और ड्राइंग जो है ये पर्सनल अकाउंट्स में आएगा, ठीक है, क्योंकि बिजनेसमैन के खाते में जाएगा और बिजनेसमैन जो प्रोप्राइटर है उसके अकाउंट्स में हम लोग इसको लिखेंगे। तो बिजनेसमैन का जो पर्सनल अकाउंट होता है उसको हम लोग हमेशा अकाउंट्स में ड्राइंग अकाउंट कहते हैं, ओके। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और ट्रू एंड फॉल्स में अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट, फॉल्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सपोज 5,000 लोगों ने, कुछ एम्प्लॉय ने आपके बिजनेस के अंदर काम करते हैं फैक्ट्री में, तो
ड्यूरिंग द मंथ उन्होंने पूरा काम किया, अभी नेक्स्ट मंथ में 7 तारीख 8 तारीख 10 तारीख तक आप उसको पैसा देंगे। जब तक आप उनको वेजेस नहीं दोगे, सैलरी नहीं दोगे, तब तक वो जो अमाउंट का उन्होंने काम किया है, ठीक है, दैट इज द आउटस्टैंडिंग। ओके, और ये पैसा किसको देने वाले हो आप? पर्सनल पर जो उसको दोगे वो लोग नेचुरल पर्सन है, ठीक है, और नेचुरल पर्सन ऑलवेज पर्सनल अकाउंट्स में आता है, इसलिए आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है पर्सनल अकाउंट्स है, और इसलिए जो है इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट्स में गिनेंगे नहीं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट्स में तो क्या हम रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो जब तक आप सैलरी पे नहीं करोगे तब तक वो जो है एक्सपेंसेस माना नहीं जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लोन अकाउंट इज पर्सनल अकाउंट्स, ट्रू। लोन अकाउंट जो है पर्सनल अकाउंट्स है, क्यों? लोन अकाउंट इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग, दस इट इज अ पर्सनल अकाउंट। अभी आप लोन किससे लोगे? बैंक से लोगे, कोई ना कोई पर्सन से लोगे, ठीक है, कोई ना कोई इंस्टीट्यूट से लोगे। सो पर्सन जो है नेचुरल पर्सन है, बैंक से लिया वो आर्टिफिशियल बॉडी है, क्रिएटेड बाय लॉ है, ठीक है। कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लिया आपने, इंस्टीट्यूशन से लिया आपने, सो दैट इज ऑल्सो क्रिएटेड बाय लॉ है, ठीक है। सो इसके लिए जो है लोन अकाउंट जो है ये हमेशा पर्सनल अकाउंट्स में ही आएगा। ओके, गुडविल अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, ट्रू। गुडविल जो है ये रियल अकाउंट है, हाँ, ये इंटेंजिबल रियल अकाउंट है, ठीक है। गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट्स, हेंस इट इज अ रियल अकाउंट्स, ठीक है। ये आपका एक एसेट्स है, ओके, और उसका मॉनेटरी वैल्यू होता है, ठीक है, दैट्स वाई गुडविल जो है ये रियल अकाउंट्स में आएगा। ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, ट्रू। ट्रेड डिस्काउंट अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, क्यों? क्योंकि ये एक्सपेंसेस है। अगर जो कोई भी बिजनेसमैन 10 रुपया लिख के 9 रुपये में सामान बेच रहा है तो 1 रुपया क्या है? उसका लॉस है। सो लॉस को हम लोग गोल्डन रूल्स में क्या कहते हैं? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस जो है नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में रूल में आता है, दैट्स व्हाई इट इज अ ट्रू। ट्रेड डिस्काउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। Personal transactions of proprietors are recorded in the books of accounts of business false। जो पर्सनल ट्रांजेक्शन्स होगा प्रोप्राइटर का, प्रोप्राइटर ने घर का टेलीफोन लिया, घर के लिए कुछ फर्नीचर खरीदा, ठीक है, कुछ वेजिटेबल्स घर के लिए खरीदा कंपनी के पैसे से। सो ये सब जो है, ये सब जो चीज़ें हैं वो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ बिजनेस में नहीं आना चाहिए और आएगा भी नहीं, ठीक है। सो दैट्स वाई इट इज़ अ पर्सनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ प्रोप्राइटर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉल्स, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स पर रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। only business transactions are recorded in the books of accounts, that's why it is a false। okay, motor account is a real account, true, क्योंकि मोटर को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है। so that's why motor is a tangible assets, hence it is a real accounts। the rule of nominal account in debit and is in debit the receiver and credit the giver, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट का रूल जो है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ये पर्सनल अकाउंट्स में आता है। द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, और यहाँ पे जो उसने लिख के दिया है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर एंड क्रेडिट द गिवर, वो फॉल्स है। ओके, बैंक लोन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, फॉल्स। बैंक जो है ये क्रिएटेड बाय लॉ है, ठीक है, आर्टिफिशियल बॉडी है जो कि क्रिएटेड बाय लॉ है, दैट्स व्हाई इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नो, ये फॉल्स है, ठीक है। बैंक लोन इज अ पर्सनल अकाउंट्स। ओके, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी माइनस। एसेट्स का मतलब क्या होता है? जो कैपिटल है और जो लाइबिलिटी है दोनों को ऐड करेंगे तो कंपनी का टोटल एसेट्स हमको मालूम पड़ता है, ये ट्रू है। अकाउंटिंग इक्वेशन सिग्निफाइज दैट एसेट्स ऑफ ए बिजनेस आर ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ इट्स लाइबिलिटी एंड कैपिटल। अगर जो कंपनी के अंदर टोटल 10 लाख का सपोज एसेट्स है, तो एसेट्स कहाँ से आया होगा? वो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या? या तो प्रोप्राइटर ने लाया होगा, या तो आपने कहीं ना कहीं से जो है कुछ ना कुछ लोन वगैरह लेके आपने उसको खरीदी किया होगा उस एसेट्स को, ठीक है।
इसलिए जो है कैपिटल प्लस लायबिलिटी को अगर जो हम ऐड करेंगे तो हमको एसेट्स मिलेगा। ठीक है, ओके। ट्रेडमार्क अकाउंट इज द पर्सनल अकाउंट्स, फॉल्स। ठीक है, ट्रेडमार्क जो है ये रियल अकाउंट है, क्योंकि ट्रेडमार्क जो है ये कंपनी का एसेट्स है और उसकी मॉनेटरी वैल्यू होती है, इसलिए ट्रेडमार्क जो है यह पर्सनल अकाउंट्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि ट्रेडमार्क जो है क्रिएटेड बाय लॉ नहीं है। ट्रेडमार्क जो है ये नेचुरल पर्सन भी नहीं है, जो कि पर्सनल अकाउंट्स के लिए एक इसेंशियल कंडीशंस है। ठीक है, तो ट्रेडमार्क जो है इसलिए पर्सनल अकाउंट्स में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं आपको। इंक्रीज इन एसेट्स इज डेबिटेड एंड डिक्रीज इन एसेट्स इज क्रेडिटेड। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट आएगा। जब भी बिजनेस के अंदर एसेट्स बढ़ेगा तो उसको डेबिट करेंगे, और जब भी बिजनेस में एसेट्स जो है डिक्रीज होगा, एसेट्स खराब हो जाएगा या चला जाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, ये अभी भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन कैपिटल इज डेबिटेड। अगर जो बिजनेसमैन ने बिजनेस के अंदर कुछ पैसा लाया, इन्वेस्ट किया, तो कैपिटल आपका बढ़ेगा, दैट मीन्स क्रेडिट हो जाएगा। और एंड डिक्रीज इन कैपिटल, अगर जो बिजनेस में कुछ लॉस हो गया तो बिजनेस किसका है? प्रोप्राइटर का है। ठीक है, तो प्रोप्राइटर का कैपिटल क्या होगा? वही कम होगा। ओके, साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग इज नोन एज डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, ये जो है गोल्डन रूल्स में आता है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट इज रियल अकाउंट, क्यों? क्योंकि लैंड एंड बिल्डिंग को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, उसका मॉनेटरी वैल्यू होता है। ठीक है, और लैंड एंड बिल्डिंग जो है ये नेचुरल पर्सन भी नहीं है, जो कि नेचर से क्रिएटेड होता है, और ये कोई क्रिएटेड बाय लॉ भी नहीं है। ठीक है, इट इज़ अ प्रॉपर्टी, सो इट इज़ अ रियल अकाउंट। ओके, कैश बुक एंड पर्सनल अकाउंट्स आर ओनली मेंटेन्ड अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। जब सिंगल एंट्री सिस्टम लिखा जाता था तो कैश बुक और पर्सनल अकाउंट जो है सिर्फ वही लिखते थे। जैसे कि जो पुराने ज़माने में जो ग्रोसरी शॉप्स के मालिक जो होते थे, उन लोग क्या करते थे, आज कितना माल बेचा, किसको बेचा, ठीक है, और किससे कितना पैसा लेने का है, बस इतना ही वो लोग रिकॉर्ड करते थे। इससे ज़्यादा वो लोग कुछ भी और ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं करते थे, तो इसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। बट अब के ज़माने में जो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम में बुक्स ऑफ अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं, उसके अंदर जो है हम लोग क्या परचेस किया, कितना परचेस किया, कितना टैक्स है, ठीक है, उसका पैसा कब आएगा, कितना आया है पैसा, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करते हैं। सो जो है उसको हम लोग डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, और कैश बुक और पर्सनल अकाउंट्स को ही रिकॉर्ड करना उसको सिंगल एंट्री सिस्टम कहते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट इज द रूल ऑफ रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल है गोल्डन रूल्स में। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट इज अ नॉमिनल टाइप ऑफ अकाउंट। ठीक है, क्यों नॉमिनल है भैया? क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो ट्रैवलिंग किया कुछ लोगों ने आपके बिजनेस के अंदर, सो इट इज़ अ एक्सपेंसेस। तो नॉमिनल अकाउंट्स का गोल्डन रूल्स रीड करो, वो कहता है ना डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, सो ये एक्सपेंसेस है, दैट्स वाई इसको डेबिट नॉमिनल अकाउंट में आएगा। एवरी ट्रांजेक्शन हैज टू फोल्ड इफेक्ट। टू फोल्ड इफेक्ट क्या होता है कि अगर जो बिजनेस में पैसा आया, दैट मीन्स कैश आया, तो सामने से आपने कुछ ना कुछ बेचा होगा। ठीक है, इसके लिए उसको टू फोल्ड इफेक्ट बोलते हैं। एक इफेक्ट होता है कि कैश आया, दूसरा इफेक्ट आया होता है कि सेल किया इसलिए कैश आया। ठीक है, सो इसको टू फोल्ड इफेक्ट कहा जाता है। कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स और भी है। रियल अकाउंट्स आर अकाउंट्स ऑफ प्रोप्राइटर्स, प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स। जो रियल अकाउंट्स है ये अकाउंट्स होता है प्रॉपर्टीज एंड एसेट्स का, क्योंकि उसको हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। लैपटॉप अकाउंट इज रियल अकाउंट, क्यों? क्योंकि लैपटॉप जो है इसको भी हम लोग देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, और ये नेचुरल पर्सन में नहीं आएगा, और आर्टिफिशियल बॉडी भी नहीं है। ठीक है,
इसके लिए जो है उसको हम लोग जो है रियल अकाउंट्स में लिखेंगे। देन नेक्स्ट जो है आपका क्लासीफाई द फॉलोइंग अकाउंट्स अंडर द टाइप्स ऑफ रियल एंड नॉमिनल अकाउंट। तो इसके अंदर गोल्डन रूल्स जो आपको मैंने बताया था, आप अपने बुक्स के हिसाब से उस पेज को ओपन कर लो। ठीक है, ओपन करके पर्सनल अकाउंट्स में जो है मैंने यहाँ पे क्लासीफाई करके दिया हुआ है। सो ये जितने भी मैंने रोहित ड्राइंग प्रीपेड रेंट आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस ये सब जितने भी दिए हैं मैंने, ये सब के सब जो है नेचुरल पर्सन्स में है। ठीक है, क्रिएटेड बाय लॉ है। ओके, दैट्स वाई ये पर्सनल अकाउंट्स में आएगा। जैसे रोहित जो है नेचुरल पर्सन है, ड्राइंग जो है ये रिप्रेजेंट करता है प्रोपराइटर के पर्सनल एक्सपेंसेस को। ठीक है, पर्सनल चीज़ों को। तो ड्राइंग जो है एक तरीके से प्रोपराइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है कंपनी का, इसलिए इसको ड्राइंग जो है ये भी पर्सनल अकाउंट्स में आएगा। प्रीपेड रेंट, आप रेंट प्रीपेड जो है एडवांस रेंट किसको पे करोगे? कोई ना कोई नेचुरल पर्सन को या कोई ना कोई कंपनी को पे करोगे, और कंपनी क्या है? कंपनी जो है क्रिएटेड बाय लॉ है, दैट्स व्हाई इट इज अ प्रीपेड रेंट। ओके, कम्स अंडर द पर्सनल अकाउंट। ओके, सेम ऐसे ही आउटस्टैंडिंग इनकम। ठीक है, आउटस्टैंडिंग इनकम का मतलब क्या होता है कि आपने जो है ड्यूरिंग द मंथ आपने काम किया किसी कंपनी के लिए, और फिर आपने उसको बिल रेज करके उसे अभी आप पैसा मांग रहे हैं, तो आपका इनकम तो है लेकिन अभी तक पैसा आपको मिला नहीं है। सो इसको हम लोग आउटस्टैंडिंग इनकम कहते हैं। और आउटस्टैंडिंग इनकम जो है, आप पैसा किससे मांगोगे? जो क्रिएटेड बाय लॉ होगी कंपनी, दैट इज उससे मांगोगे, या फिर जो इंडिविजुअल पर्सन होगा जो कि क्रिएटेड बाय जो कि नेचुरल पर्सन होगा, ठीक है, उससे मांगोगे। तो आउटस्टैंडिंग इनकम जो है इट इज दैट्स व्हाई इट इज द पर्सनल अकाउंट्स। ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंसेस में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि जो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि आपने आपने ड्यू होने के पहले पे कर दिया है, जैसे कि मोबाइल रिचार्ज किया आपने। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है 12 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम जो है एक ही दिन में एडवांस में हमको भरना पड़ता है। सो जो जिसको जिस कंपनी से आप मोबाइल रिचार्ज करोगे वो कंपनी क्रिएटेड बाय लॉ है। इंश्योरेंस कंपनी जो उसको कि आपने एडवांस में इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 12 महीने का, वो भी क्रिएटेड बाय लॉ है। सो इस तरीके से ये सब जो है पर्सनल अकाउंट्स में आएगा। राधिका जो है नेचुरल पर्सन है। देन आउटस्टैंडिंग वेजेस। आउटस्टैंडिंग वेजेस भी बताया था मैंने आपको कि वर्कर ने आपके यहाँ पे काम किया लेकिन अभी तक आपने उनको पैसा दिया नहीं है। सो वेजेस लेने वाले वर्कर जो है नेचुरल पर्सन है। ठीक है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र क्रिएटेड बाय लॉ है। लोन भी आप जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या बैंक से लोगे, और दोनों ही जो है ऑलरेडी आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ में आएगा। देन इनकम रिसीवेबल। ठीक है, सो इनकम भी किससे रिसीव्ड होगा? जिससे जिस किसी को आपने प्रोडक्ट बेचा होगा बट अभी तक आपको पैसा दिया नहीं है, सो इट इज़ अ रिसीवेबल। ठीक है, तो पैसा रिसीवेबल किससे होगा? या तो कोई ना कोई कंपनी से रिसीवेबल होगा, और कंपनी क्या होती है? क्रिएटेड बाय लॉ होती है। अच्छा, रियल अकाउंट्स का जो है रूल आपके मुताबिक ये सारे जो आइटम्स यहाँ पे लिखे गए हैं, ये सब जो है कैन बी सी एंड टच, और इन सब का मॉनेटरी वैल्यू है। ठीक है, सो इनको जो है हम लोग क्या बोलते हैं? रियल अकाउंट बोलते हैं। हाँ, इसके अंदर कुछ एसेट जो है इंटेंजिबल भी है, बट ये सारे सब चीज़ें जो हैं एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। द नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। सो कार्टेज अकाउंट, कार्टेज बोले तो गाड़ी भाड़ा, ये खर्चा है। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के मुताबिक ये नॉमिनल अकाउंट में ही आना चाहिए। कमीशन रिसीव्ड इनकम एंड गेन्स है, आपके बिजनेस के लिए आपको कमीशन मिला, सो इट इज़ अ इनकम। सो ये भी नॉमिनल अकाउंट के रूल में आएगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल जो है डेबिट क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स आता है। ठीक है, सो आप रूल को फॉलो करो, और उसके हिसाब से इसके ऊपर थोड़ा सा थिंकिंग आप करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये मालूम पड़ जाएगा। जीएसटी अकाउंट, ठीक है, जीएसटी जो है ये भी नॉमिनल अकाउंट्स है। ठीक है, लॉस बाय फायर, ऑडिट फीस,
ये सारे चीज़ें जो है नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आएंगे। देन नेक्स्ट वन और भी थोड़ा सा यहाँ पे दिया गया है, इनकम टैक्स, सिद्धिविनायक ट्रस्ट, इंडियन रेलवे, ठीक है। इन सब जो है या तो क्रिएटेड बाय लॉ है या तो फिर नेचुरल पर्सन्स में आ रहे हैं। और रियल अकाउंट्स में हम ऑलवेज एसेट्स ले रहे हैं, ठीक है। और ये सब इनकम है, यहाँ पे या तो इनकम आएगा या तो गेंस आएगा या तो एक्सपेंसेस आएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। देन कंप्लीट द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशंस, टेबल आपको दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। सो इसके अंदर जो है कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन दिया गया है कि स्टार्ट बिजनेस विद कैश ₹50,000। सो बिजनेस के अंदर जो है कैश आया, एसेट्स, ठीक है। तो इट इज़ एसेट्स फॉर द योर बिजनेस, और ये कैपिटल कहलाएगा क्योंकि प्रोपराइटर ने अपने जो इनिशियल पैसा होता है वो प्रोपराइटर ही लेके आता है, प्रोमोटर जो होता है बिजनेस का वही लेके आता है। परचेज गुड्स ऑफ ₹10,000। सो पहले ही बिजनेस के अंदर 50,000 का एसेट्स आ चुका है और अभी आपने कुछ गुड्स परचेज किया 10,000 का। सो इस तरीके से जो है बिजनेस में टोटल 10,000 का इंक्रीमेंट हुआ। जब आप परचेज करोगे गुड्स तो नेचुरली आपका जो है स्टॉक बढ़ेगा, प्रोडक्ट आपने परचेज किया है तो, ठीक है। दैट्स वाई ये एसेट्स में इंक्रीमेंट हुआ। और यहाँ पे जो गुड्स आपने परचेस किया है उसका पैसा आपने दिया है कि नहीं दिया है इसके बारे में कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। सो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि वो पैसा अभी भी आउटस्टैंडिंग है, सो पेएबल है। सो इसके लिए ये लाइबिलिटी में जाएगा। और ये 50,000 इसलिए आया क्योंकि ऑलरेडी कैपिटल में हमारे पास 50,000 था। गुड्स स्टोलन ₹1,000, देखिए ये 50 + 10 टोटल 60,000 का एसेट्स हो गया। उस 60,000 के एसेट्स में से 1,000 का गुड्स चोरी हो गया, तो इसको माइनस करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास 10,000 का जो पैसा पे करने का था बिकॉज ऑफ सेकेंड ट्रांजेक्शन्स, उसका इस ट्रांजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यहाँ पे जीरो आएगा। लेकिन गुड्स चोरी हो गया तो ये इसका भुगतान कौन करेगा? इसका भुगतान जो है प्रोप्राइटर ही करेगा अपने खुद के अकाउंट से। दैट्स वाई जो कैपिटल अकाउंट है वो 1,000 रुपीज़ से कम हो जाएगा, ठीक है। देन सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000, 5,000 रुपये के कैश में हमने गुड्स को बेचा। सो ऑलरेडी जो है यहाँ पे मेरे पास टोटल एसेट जो है 60 - 1 59,000 था। अभी मैंने 5,000 में गुड्स बेच दिया, ठीक है। तो एक तरीके से 5,000 में मेरे पास जो ऑलरेडी स्टॉक था गुड्स का वो 5,000 से कम हो गया और 5,000 का मेरे पास पैसा आ गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 5,000 जो है ये मेरा गुड्स जा रहा है, एसेट्स मेरा कम हो गया 5,000 से, और 5,000 रुपये मेरे को जो है मेरे बिजनेस में आ भी रहा है। तो दैट्स वाई 5,000 रुपया मैंने यहाँ पे प्लस भी कर दिया। लाइबिलिटी में इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, ओके। क्योंकि अभी भी 10,000 जिससे हमने परचेस किया था गुड्स उसको अभी भी देने का बाकी है, तो उसका इस ट्रांजैक्शन से कोई लेना देना नहीं है। और कैपिटल में भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कैपिटल ऑलरेडी 50,000 रुपये बिजनेस में आया था, 1,000 का गुड्स चोरी हो गया, तब कैपिटल 49,000 का ही है। सो इस ट्रांजैक्शन का कोई लेना देना नहीं है कैपिटल और लाइबिलिटीज से। लोन टेकन फ्रॉम बैंक ₹7,000, मेरे पास टोटल एसेट्स 59,000 का था। अब मैंने बिजनेस को रन करने के लिए 7,000 का लोन लिया, तो 7,000 मेरे पास आया होगा बैंक से, मेरे बैंक में। तो टोटल इस तरीके से मेरे पास 66,000 का टोटल एसेट्स हो गया। लेकिन ये जो 7,000 मेरे पास आया है बैंक से, इसको आज नहीं तो कल मुझे बैंक वाले को पैसा पे करना पड़ेगा। सो इस तरीके से मैं जो है मेरे पास उधारी हो गई बैंक की, मतलब लाइबिलिटी आ गई, लाइबिलिटीज 7,000 की, तो 17,000 का मेरे पास जो है टोटल 10,000 + 7 17,000 की लाइबिलिटी आ गई है। और कैपिटल जो है मेरे पास पहले भी 49 का ही था, अभी भी 49 का ही कैपिटल रहेगा। सो आप 49 + 17,000 करोगे तो 66,000 आपका आएगा। सो ये हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया है, सो आप लोग उस लेक्चर को ज़रूर देखना, तो आपको जो है ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देन आपके क्वेश्चन नंबर 8
नेक्स्ट आपको दिया गया है, गिव नेसेसरी ट्रांजेक्शन्स फॉर द फॉलोइंग इफेक्ट ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इन एसेट्स, कैपिटल एंड लायबिलिटी। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक 1000 फॉर ऑफिस यूज। ऑफिस यूज के लिए अगर जो आपने विड्रॉ किया है 1000 रुपीज़, तो क्या होगा, तो इंक्रीज इन एसेट्स, एसेट्स बढ़ेगा। क्यों एसेट्स बढ़ेगा, आपने 1000 रुपया जो है ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किया है कैश, ठीक है। तो जो है विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ₹1000 फॉर ऑफिस यूज। सो सबसे पहले देखो, अगर जो आप उस कैश से जो है कुछ ना कुछ आप खरीदी करेंगे तो एसेट्स बढ़ेगा आपका, और डिक्रीज इन एसेट्स इसलिए होगा क्योंकि आपका जो कैश बैलेंस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इंट्रोड्यूस ₹2000 कैश इन बिजनेस, मतलब कि कैपिटल जो है बिजनेसमैन का वो बढ़ेगा 2000 रुपये से, क्योंकि बिजनेसमैन पैसा लेके आ रहा है, तो एसेट्स जो कैपिटल है वो भी बढ़ेगा। और उसके साथ ही साथ ये जो 2000 कैश बिजनेस में आएगा तो ओवरऑल जो कैश का बैलेंस है वो भी बढ़ेगा, इसलिए इंक्रीज इन एसेट्स। पेड बैंक लोन ₹2000, कंपनी ने 2000 रुपया का जो लोन था वो पे किया। सो कंपनी की जो लाइबिलिटी है, उधारी जो है वो 2000 से कम हो जाएगी, और डिक्रीज इन एसेट्स, और जो कंपनी ने 2000 रुपया पे किया है तो कंपनी का जो ओवरऑल कैश का जो बैलेंस है वो कम हो जाएगा। कंपनी के पास सपोज 12000 रुपया कैश था तो 2000 रुपया पेड कर दिया लोन वाले को, तो इस तरीके से एसेट्स भी कम हो जाएगा। पेड वाइप्स मोबाइल बिल ऑफ ₹600, ठीक है, तो ये तो प्रोपराइटर का पर्सनल एक्सपेंसेस है, ठीक है, इसलिए जो है जो प्रोपराइटर का जो कैपिटल है उसी में से इसको लेस करेंगे। और डिक्रीज इन एसेट्स क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि मेरे पास जो ओवरऑल कैश था वो 600 रुपये से कम हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस को लेके। थैंक यू। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर नंबर 2 का आखिरी वीडियो, और होप सो कि आप लोगों ने थोरोली इन्जॉय किया होगा ये कॉमर्स लीजेंड का जो है चैप्टर नंबर 2 का सारे लेक्चर्स। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं नए लेक्चर के साथ चैप्टर नंबर 3 जनरल से। और जाने के पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग जो है कॉमर्स लीजेंड चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक कीजिए, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स ग्रुप में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग कॉमर्स लीजेंड चैनल। थैंक यू।